नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट की घटना पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि जो नौगाम में हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें जो लोग मारे गए उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया है कि नौगाम पुलिस स्टेशन की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं है। एफएसएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटकों का सैंपल ले रही थी। उसी दौरान रात के करीब 11:20 पर धमाका हुआ। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस किस्म की सामग्री क्यों खुली छोड़ी गई, इसमें लापरवाही क्यों बरती गई, जो जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। सीपीआई एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार चुनाव के नतीजे समझ से परे हैं। उनके मुताबिक एनडीए को मिली प्रचंड जीत सिर्फ बहुमत नहीं है, ये 80% से अधिक है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि एनडीए को अगर 125 या 130 या 135 सीटें मिलती, जो आमतौर पर एग्जिट पोल में भी आ रहा था, वहां तक बात समझ में आती है। उन्होंने कहा कि इस बार के नतीजे 2010 के नतीजों का दोहराव है, लेकिन तब नीतीश कुमार के उभार का दौर था। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर हम मोदी सरकार को भी ले लें, नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी को भी जोड़ लें और 2024 के चुनाव परिणाम को भी अगर दिमाग में रखें, तो निश्चित तौर पर ये सरकार का कोई उभार का दौर नहीं है, ये सरकार के गिरावट का दौर है। सरकार सवालों से घिरी हुई है, जनता तमाम सवालों को लेकर नाराज है। ऐसे में इस तरीके का चुनाव परिणाम समझ से परे है। रोहिणी आचार्य के भाई तेज प्रताप यादव भी खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रोहिणी के साथ हुआ अपमान असहनीय है और जय चंदो को चेतावनी दी कि बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बहन के साथ चप्पल उठाने जैसी घटना की खबर सुनकर उनका गुस्सा आग बन गया है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तेजस्वी यादव की समझ पर भी पर्दा डाल रहे हैं और इसका परिणाम बेहद गंभीर होगा। उन्होंने लालू यादव से अपील की कि वे सिर्फ एक संकेत दें और जनता ही ऐसे लोगों को सबक सिखा देगी। तेज प्रताप ने कहा कि यह लड़ाई किसी दल की नहीं, बल्कि परिवार के सम्मान और बेटी की गरिमा की लड़ाई है। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी में हैं। जेडीयू नेताओं के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य होगा और इसकी तारीख प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धता के अनुसार तय की जाएगी। मोदी ने चुनाव परिणाम वाले दिन ही शपथ समारोह में शामिल होने का वादा किया था। चुनाव आयोग रविवार शाम तक नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंप देगा। इसके बाद सोमवार को मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होगी और नीतीश कुमार इस्तीफा देकर नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू और भाजपा नेताओं के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। नए मंत्रिमंडल में पुराने और नए दोनों तरह के चेहरे शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा को मिलेगा। एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियां सोमवार और मंगलवार को अपने अपने विधायक दल की बैठकें करेंगी, जिसके बाद संयुक्त बैठक में नेता चुना जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसीलिए पूरी प्रक्रिया इसी से पहले पूरी हो जाएगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर 2 से 4 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2 से 4 दिनों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनकी पार्टी की विधायक दल की बैठक कल देर शाम हो चुकी है। बाकी अलग अलग पार्टी अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगी और उसके बाद जो चीजें तय होंगी उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीटें जीती हैं। इस गठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले ऐतिहासिक बहुमत के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह बहुत जल्द होगा। उनके मुताबिक सरकार की रूपरेखा
1 से 2 दिनों में साफ हो जाएगी। चिराग ने बताया कि उनकी आज देर रात तक बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात तय है और 22 नवंबर से पहले सरकार बन जानी चाहिए। बता दें कि इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने 19 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। बिहार में महागठबंधन की हार के बीच झारखंड में इंडिया गठबंधन को राहत मिली है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 38,000 से अधिक वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। यह सीट पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी और जेएमएम ने उनके बेटे सोमेश को मैदान में उतारा था। बाबूलाल पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं, जिन्होंने पिछले साल जेएमएम छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। यह जीत हेमंत सोरेन सरकार के लिए पिछले साल की उथल-पुथल के बाद पहला बड़ा चुनावी टेस्ट मानी जा रही है। घाटशिला आदिवासी बहुल सीट है, जहां जेएमएम ने अपनी पकड़ मजबूत साबित की। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कई रैलियां करके माइया सम्मान योजना और महिलाओं की पेंशन योजना को प्रमुखता से प्रचारित किया। जेएमएम ने इसे चंपाई सोरेन के विश्वासघात का जवाब बताया, जबकि भाजपा ने स्वीकार किया कि उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इस जीत ने इंडिया गठबंधन को मनोबल बढ़ाने का मौका दिया है। रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने के फैसले और लालू परिवार और आरजेडी पर लगाए गए आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरजेडी की अराजकता बाहर जो दिखती थी अब घर के अंदर भी दिख रही है। इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेटकर नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते हैं। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि पहले भाई अब बहन, ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगी। बता दें कि इस मामले में लालू परिवार की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। वहीं आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि यह पारिवारिक मामला है और इस पर परिवार के लोग ही जवाब देंगे। बिहार की राजनीति इन दिनों चुनावी नतीजों के साथ ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में बढ़ते तनाव को लेकर भी चर्चा में है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि उन्हें गंदी गालियां दी गई और उनके पिता को दी गई किडनी को गंदी किडनी कहकर अपमानित किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन पर टिकट के बदले करोड़ों रुपए लेने का झूठा आरोप लगाया गया। अपने पोस्ट में रोहिणी ने दर्द जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए परिवार और बच्चों की परवाह किए बिना किडनी दी, लेकिन बदले में उन्हें अपमान मिला। उन्होंने शादीशुदा महिलाओं को सलाह दी कि वे ऐसी गलती ना करें और अपने माता पिता को बचाने की जिम्मेदारी अपने भाइयों पर छोड़ दें। यह पहला मौका नहीं है जब रोहिणी ने नाराजगी जताई है। शनिवार को उन्होंने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी हार पर सवाल पूछने पर उन्हें एयरपोर्ट पर चप्पल से मारने की धमकी दी गई। रविवार को उन्होंने फिर लिखा कि गाली गलौज के कारण वे अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर जाने को मजबूर हो गई हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक और पोस्ट कर लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। उत्तर प्रदेश के दादरी के बिसाहड़ा गांव में करीब 10 साल पहले गोमांस की अफवाह के कारण अखलाक अहमद की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की अर्जी दी है। गौतम बुद्ध नगर के अपर जिला सरकारी अधिवक्ता भाग सिंह ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उन्हें इस संबंध में पिछले महीने यानी अक्टूबर में पत्र मिला था और उन्होंने केस वापसी के लिए आवेदन दाखिल कर दिया है। यह मामला एडीजे सौरभ द्विवेदी की अदालत में है, जिसकी सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। बिसाहड़ा गांव में गौमांस खाने की अफवाह पर अखलाक को भीड़ ने पीट कर मार डाला था, जबकि इस दौरान उनके भाई दानिश घायल हो गए थे। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता पवन वर्मा ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने विश्व बैंक की एक अन्य परियोजना के लिए मिले 21,000 करोड़ रुपए में से पैसा निकालकर चुनाव से ठीक पहले 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। वर्मा के अनुसार चुनाव आचार संहिता लागू होने से सिर्फ 1 घंटा पहले 14,000 करोड़ रुपए निकालकर यह अमाउंट बांटा गया। उन्होंने कहा कि अगर यह जानकारी गलत साबित होती है तो वह क्षमा मांगेंगे, लेकिन अगर सच है तो यह बड़ा नैतिक सवाल है। पवन वर्मा ने दावा किया कि राज्य का सार्वजनिक ऋण अब 4.06 लाख करोड़ है और प्रतिदिन 63 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ता है, जिससे खजाना खाली हो चुका है।
उन्होंने कहा कि कुल 4 करोड़ महिलाओं में से अभी तक 2.5 करोड़ महिलाओं को पैसा नहीं मिला और अफवाहें हैं कि एनडीए नहीं जीतता तो बाकी अमाउंट भी नहीं आता। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज ने वादे किए लेकिन दूसरी पार्टी ने सीधा पैसा देकर चुनावी हवा बदल दी। वर्मा ने शराबबंदी पर उठे सवालों को भी खारिज किया और कहा कि शराब ऊंचे दामों पर हर जगह उपलब्ध है, जिससे महिलाओं पर ही बोझ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं निकला और उन्होंने भारत और पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने का आह्वान किया। उनकी यह टिप्पणी शुक्रवार रात को श्रीनगर के पहाड़ी इलाके नौगाम पुलिस थाने में हुए आकस्मिक विस्फोट के बाद आई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों समेत कम से कम 9 लोग मारे गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारी इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के फरीदाबाद में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ होने के बाद जब्त की गई विस्फोटक सामग्री का नमूना ले रहे थे। अब्दुल्ला ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ यानी ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा, इससे कुछ नहीं निकला। हमारे लोग मारे गए, हमारी सीमाओं के साथ समझौता किया गया। मुझे उम्मीद है कि दोनों देश अपने रिश्ते सुधारेंगे, यही एकमात्र रास्ता है। मैं वाजपेयी जी की बात को दोहराना चाहता हूं कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा विस्फोटक सामग्री से निपटने का तरीका हमारी गलती थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उचित विशेषज्ञता वाले लोगों से पहले ही सलाह ली जानी चाहिए थी। यह हमारी गलती है जो लोग इस विस्फोटक को बेहतर समझते हैं। हमें खुद इसे संभालने की कोशिश करने की बजाय पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, इससे कैसे निपटा जाए। आपने नतीजा देखा, 9 लोगों की जान चली गई, वहाँ के घरों को बहुत नुकसान हुआ है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.